बधाई देना चाहता हूँ मुंबई हाई कोर्ट का। कोविड जमात ने नहीं फैलाया। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज एक और अदालत के एक और फैसले की। जी हां, अब से 3-4 रोज कबल हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े अफराद, खास तौर से ऐसे अफराद जो गैर मुल्कों से यहाँ आए थे, उन पर लगे इल्ज़ामात के तई किस तरह की बातें कही थी और कैसे एफआईआर जो उनके खिलाफ किए गए थे उन्हें क्वैश कर दिया था। उसके बाद से ही जैसा आपने रिपोर्ट में दिखाया था कि मुल्क के लगभग तमाम हिस्सों से ऐसी खबरें उठ रही थी कि ये इल्ज़ामात दरअसल सिर्फ प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने रिमार्क में कहा था। अब ऐसे ही एक और नजरी सामने आई है ऐसी दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली के साकेत कोर्ट ने भी 8 गैर मुल्की तबलीगी जमात के अरकान के खिलाफ जो केसेस थे उनको, चूंकि अदालत में सबूत जमा नहीं किए जा सके और इस तरह अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं मुंबई हाई कोर्ट का। कोविड जमात ने नहीं फैलाया। तो इस तरह जो इल्जामात का सिलसिला एक के बाद एक लगा था, मरकज को मरकज में रखकर, यानी मरकज को सेंटर में रखकर जो पूरा एक प्लॉट था, कई तरह की बातें कही गई थी, कई तरह के इल्जामात आयद किए गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने, उसके बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट के फैसले ने, और एक रोज कबल ही मुंब्रा में जो थाने सेशंस कोर्ट है वहां पर भी ऐसा ही एक मामला पेश आया और एक के बाद एक कई जमात से जुड़े लोगों को बाज़ाब्ता बरी कर दिया गया। मुंबई हाई कोर्ट के बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट ने तबलीगी जमात के 8 गैर मुल्की लोगों को यह कहते हुए तमाम इल्जामात से बरी कर दिया कि अदालत के मुताबिक इनके खिलाफ लगे इल्जामात को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किए गए। इन लोगों के खिलाफ निजामुद्दीन के मरकज में होने का कोई सबूत नहीं है। साकेत अदालत के जज गुरु मोहिना कौर ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के सामने मरकज में इन लोगों के मौजूद होने का कोई सबूत नहीं पेश किया गया, ना ही वो रजिस्टर पेश किया गया जिसमें इन लोगों का इंदराज हो। इसके अलावा चार्जशीट में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया जो ये साबित कर सके कि जिस वक्त की बात की जा रही है उस वक्त ये लोग निजामुद्दीन मरकज की बिल्डिंग में मौजूद थे। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी पेश नहीं किया गया जिससे बताया जा सके कि ये लोग तबलीगी जमात की सरगर्मियों में शामिल थे, और यहां तक कि ऐसी लिस्ट भी पेश नहीं की गई जिसके तहत बताया जा सके कि इन लोगों को मरकज के बिल्डिंग से अस्पताल या क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया था। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगभग 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई जिसमें कोविड-19 के कानून के खिलाफवर्जी और वीज़ा कानून की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया था। अदालत के मुताबिक बरी किए गए ये अफराद किसी भी सूरत वीज़ा कानून की खिलाफवर्जी करते भी नहीं पाए गए। ऐसा कोई दस्तावेज या सबूत इस ताल्लुक से नहीं है। 8 लोगों को बरी किए जाने के बाद बाकी 36 लोगों को लेकर भी अदालत ने कहा है कि इन लोगों के बयान दर्ज नहीं किए गए। तो इससे एक ये उम्मीद जगी है कि और भी जो दूसरे मामले हैं, कई मामले, वो सब के सब जो है इसी तरह से अब शायद वो बरी हो जाएंगे अगर उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं किए जा सके। हमारे साथ अगले 25 मिनट तक कुछ खास मेहमान होंगे जिनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, उनके रिएक्शंस जानेंगे। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के लीडर हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। और मौलाना सुफियान निज़ामी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और साथ ही एडवोकेट मुजीबुर रहमान हैं जो तर्जुमान हैं तबलीगी जमात के, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले मुजीबुर रहमान साहब, मैं आपके पास ये आ रहा हूँ कि दिल्ली साकेत कोर्ट का ये जो प्रोसीडिंग हुई और ये जो फैसला आया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली साकेत कोर्ट के इस फैसले से क्या पैगाम मिल रहा है? सीधा पैगाम यही है कि सबसे पहले जो हाईकोर्ट ने कहा, मुंबई हाईकोर्ट ने, फिर उसके बाद साकेत कोर्ट ने, जो एलिगेशंस लगाए गए थे, जो कोर्ट ने खुद कहा कि एक एस्केप बोर्ड की तरह जो इन जमातियों को इस्तेमाल किया गया,
और जो मीडिया का जो रोल रहा और एक सरकार को उन्होंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहा अपने जजमेंट के अंदर, तो इसका ही ये है कि ये सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा था अपना पॉलिटिकल गेन लेने के लिए, और सबूत किसी तरीके के नहीं थे, किसी तरीके का कोई वाकई में कोई क्राइम नहीं किया गया था। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जस्टिस तो मुजीबुर रहमान साहब, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। मैं आपके पास फिर से आता हूँ कुछ ही देर में। फिलहाल मैं अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो 2 रोज़ कबल जो फैसला था, 3 रोज़ कबल माफ़ कीजिएगा पिछले हफ्ते का, उस फैसले के बाद से मुल्क भर में ये आवाज़ उठ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो रिमार्क्स किया है कि ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा था, और जो ख़ास तौर से विदेशों से जो मेहमान यानी जो तबलीगी जमात के मेंबरान आए थे उनके बारे में ऐसी बातें कही गई हैं जिनके सबूत नहीं मिल रहे हैं, और इस वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो FIR को भी क्वैश कर दिया था। और उसके बाद आज एक और नज़ीर सामने आई है जिसमें मुंब्रा में जो थाने का सेशन कोर्ट है, वहां मुंब्रा में भी जमात से जुड़े कुछ अफराद के खिलाफ मामला थे, उसको लेकर के भी वहां बहुत अहम फैसला आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जरिए तबलीगी जमात से मुतल्लिक हालिया फैसले के बाद मुंब्रा में मुकदमात का सामना कर रहे जमात के अराकीन को थाने सेशंस कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालत ने पुलिस को उनके पासपोर्ट वापस करने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने गैर मुल्की तबलीगी जमात के अराकीन को वतन वापस जाने की भी इजाजत दे दी है। ख्याल रहे कि अप्रैल में दिल्ली मरकज में इज्तिमा में शिरकत करने के बाद तबलीगी जमात के अराकीन मुंब्रा आए थे। मुंब्रा में तबलीगी जमात के 26 अराकीन मुकदमा का सामना कर रहे थे। दाखिल की तो उसमें ये इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग जो है, ये जो फॉरेन नेशनल है, ये विजिट वीज़ा पे आए थे और इन्होंने वीज़ा का उल्लंघन किया है और ये लोग कोरोना फैलाने के जिम्मेदार है। तो जस्टिस नलावड़े साहब ने जो है FIR को कॉश किया। थाने कोर्ट ने आधार मानते हुए जो हमने सेक्शन 239 CRPC के तहत डिस्चार्ज फाइल किया था, कोर्ट ने उस डिस्चार्ज को तस्लीम किया, कहा कि इन पर लगाए गए तमाम जो इल्ज़ामात है वो बेबुनियाद है, किसी तरीके का कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है, लिहाजा कोर्ट ने तमाम आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। यहाँ तक कि उनके पासपोर्ट उनको वापस देने की जो है हुक्म दिया गया है पुलिस को। तो ये आपने अभी सुना कि मुंब्रा में किस तरह से वहाँ थाने के सेशंस कोर्ट ने भी तबलीगी जमात के अफराद या अरकान के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उसे क्वैश करते हुए उन्हें रिहा किए जाने, उनके पासपोर्ट उन्हें लौटाने की सख्त हिदायत की है। मुजीबुर रहमान साहब, फिर से मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुजीबुर रहमान एडवोकेट हैं और तबलीगी जमात की तर्जुमान की हैसियत से भी इन्होंने काम किया है। मुजीब साहब, ये जो फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला तो आया ही, उसके बाद अब दिल्ली साकेत कोर्ट का फैसला, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, आपने कहा कि ये फैसला ये जाहिर करता है कि तमाम इल्ज़ामात जो है वो सही नहीं थे और गलत तरीके से तमाम चीज़ों को पेश किया गया था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिर 8 ही क्यों बरी किए गए, और भी वहाँ पर तकरीबन कुल 40 ऐसे लोगों के खिलाफ मामला थे, तो अभी 8 के खिलाफ ये फैसला आया है। मुजीब साहब, ये जो 8 लोग हैं ये फॉरेनर थे, जो फॉरेनर को लेकर के ये बनाया गया। पहली चीज की यहाँ पर वीजा को वायलेट कर रहे थे, वीजा नॉर्म्स को वायलेट कर रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, ये कोरोना फैलाने के लिए आए थे, जिस तरीके के चार्जेस दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं, तो उस तरीके का कोई भी सबूत नहीं दे पाया कि ये वाकई में ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो अदालत जब फैसला करती है एक सबूतों के बिहाफ पे काम करती है। इनिशियल सेंटीमेंट्स अदालत के हो सकते हैं खबरों के और पुलिस की चार्जशीट को लेकर के, लेकिन जब वो अपना फैसला सुनाते हैं तो सबूत की ही बिहाफ पर होता है। और ये चीज हम बिल्कुल ये चीज हम शुरू दिन से ये बात हम बोल रहे हैं पहले टाइम से कि ना तो किसी तरीके का वीजा नॉर्म्स को वायलेट किया गया है, और टूरिस्ट वीजा के अंदर ही लोग रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए आते हैं, रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करने टूरिस्ट वीजा पर ही आते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, या मठ हो, या आश्रम हो, वो आप जब भी देखेंगे उनको टूरिस्ट वीजा पर ही आते हैं। तो सिर्फ एक स्केपगोट की तरह यूज किया जा रहा था, जो वर्ड मुंबई हाईकोर्ट ने भी यूज किया, और एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट वर्ड जो है वो यूज किया गया कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देखी अपनी कि हम यहाँ से कैसे पॉलिटिकल गेन कर सकते हैं, और एक इसको मुद्दा बनाया गया, और लोगों का ध्यान
जो कोरोना की वजह से जो मजदूरों का और पूरे देश का जो हाल होने वाला था, वहां से हम कैसे नजर हटा दें लोगों की और इनके ऊपर सारा हम ठीकरा फोड़ दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कोरोना एक महामारी है, उसने कुछ देखा नहीं। और आज की तारीख में आप देखेंगे तो करोड़ों तो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर अपने बीमार होकर के ठीक हुए हैं। करोड़ों की तादाद में उसका आंकड़ा है। जो सिर्फ तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में 31 मार्च को तकरीबन ये बात बोली थी कि 1.25 करोड़ के करीब जो है कोरोना पॉजिटिव है हमारे इंडिया में। बहरहाल हमारे साथ मौलाना सुफियान निज़ामी भी हैं, तर्जुमान है दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ के, और शिवम त्यागी हमारे से जुड़े हुए। शिवम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। हाँ शिवम, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, उसके बाद दिल्ली साकेत कोर्ट से जो जमात के गैर मुल्की यानी विदेशी जो नागरिक थे उनके खिलाफ सबूत ना पाए जाने को लेकर फिर उन्हें बरी किया जाना, ये तमाम फैसले क्या बता रहे हैं कि क्या जो थोड़ा एग्जैजरेटेड जो है नैरेटिव आ गया था बीच में, जिसके लेके ऐसे मामलात पेश आ रहे थे? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जो मुजीबुर रहमान ने जो जानकारी दी वो अधूरी दी। ऐसा नहीं है कि जो वो 8 लोग थे वही सिर्फ विदेशी नागरिक थे। 36 विदेशी नागरिक और हैं जिनके खिलाफ लापरवाही और सामाजिक दूरी के उल्लंघन के आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट में 8 लोगों को बरी किया गया है कि उनका कोई भी वीजा वायलेशन नहीं था। एक बात। दूसरा, जब हम कहते हैं कि एग्जैजरेट किया गया, तो इसमें एक फर्दर मैं एक कदम और आगे कहना चाहता हूं। देखिए, कोर्ट में इस देश में कोर्ट का सम्मान है, सभी को करना चाहिए, और इस डिसीजन में नहीं, हर डिसीजन में करना चाहिए। सेलेक्टिवली ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस डिसीजन ने यह साबित भी किया है कि कोर्ट इस देश की हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे रन होती है। अगर हम बात करें एग्जैजरेशन की, तो हां, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। आपको याद होगा जब कनिका कपूर का इंसिडेंट वो हुआ था, उसको भी लेकर किस तरह से मीडिया ने 10 से 15 दिन लगातार वो चला और उस पर तमाम बातें हुई। लेकिन हां, इस केस में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी इसी तरह की चीजें आगे गई और ड्राइव हुआ और मीडिया में इसको आगे जो है बात हुई, इस पर लगातार इस पर डिबेट्स कंडक्ट की। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि कोरोना में जब शुरुआत में ये सब चीजें हुई तो वहां पर जाति धर्म बिल्कुल नहीं देखा गया। जैसे मीडिया ने, जैसे इस देश ने कनिका कपूर का धर्म नहीं देखा, वैसे ही तबलीगी जमात का भी धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। एग्जैजरेशन सिर्फ इसी बात पर हुई कि जब वो मीडिया में, सोशल मीडिया पर तमाम वो आपने देखा होगा वीडियोस फ्लोट हुई, तमाम वो चीजें आई। वो ऑथेंटिसिटी कितनी होती है नहीं होती है उस समय वो रन करते वक्त आप मुझसे बेहतर शायद जानते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर किस तरह की तमाम चीजें होती हैं। तो हां, उसकी वजह से ऐसा जरूर हो सकता है कि जनता ने अपना एक कंसेंसस बनाया हो और उस पर डिस्कशन शायद ज्यादा हुई हो। लेकिन इतना तय है कि उस समय की सिचुएशन को देखते हुए ही ये तमाम सारी चीजें हुई। लेकिन ये अच्छी बात है कि जिस तरह से कोर्ट ने चीजें बहुत क्लियर की कि हां, कोई वीजा वायलेशन है नहीं, और 36 लोगों को अभी भी चल रहा है, उन पर अभी भी आरोप भी तय हुए हैं, उन पर वो भी तबलीगी के ही हैं, वो भी विदेशी हैं। मैं मानता हूं कि जो भी है तथ्य, जो भी चीजें हैं, उनका एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचा है। जहां तक रिमार्क की बात है कि हाई कोर्ट ने, जो मुंबई हाई कोर्ट है, उसने कहा है कि जमात को, तबलीगी को मतलब बलि का बकरा बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट ने जो कहा है उससे अलग हटते हुए कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हां, जो भी कोई इनिशियल दौर में कोरोना के था, उनको कहीं ना कहीं हर तरह से लाइट में लाया गया, चाहे वो कोई भी हो। इसको जाति धर्म से जोड़कर देखना बिल्कुल सही नहीं। मौलाना सुफियान निज़ामी साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ के। मौलाना साहब, एक ऐसा वक्त गुजरा अभी, अब देखा हमने कि किस तरह से वो पोर्ट्रे हो रहा था, किया जा रहा था, सब लोग इसे मान रहे हैं। लेकिन अब अदालत के फैसले यके बाद दीगरे जो फैसले आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि तस्वीर का दूसरा रुख भी था। आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, मुझे इस पर कोई हैरत नहीं है, क्योंकि ये एक पुराना तर्ज रहा है और पुराना एक रवैया रहा है कि साहब आप पहले एक पिक्चर बनाने की कोशिश करें और उसके बाद 10 साल या 20 साल के बाद ही, तो खैर बहुत हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि ये बहुत जल्दी एक तरीके का ऑब्जर्वेशन और एक तरीके का फैसला आया है कोर्ट के जरिए से। वरना दस्तूर तो यही रहा है कि पहले आप किसी मुसलमान को पकड़िए, उसको दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उसको जेल में डालिए, और 20 साल 25 साल 23 साल 24 साल के बाद फिर वो बाइज्जत बरी हो, और उसके बाद फिर ना उसके पास आगे ज़िंदगी गुजारने के कोई सामान हो, ना उसकी उम्र हो। तो ये एक पुराना तर्ज रहा है, और हर सरकार जो पावर में होती है उसका अपना कोई पॉलिटिकल फ़ायदा होता है, उसकी अपनी पॉलिटिकल एक तस्वीर होती है, और वो उस पॉलिटिकल तस्वीर पर कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों को ही बलि का बकरा बनाती है।
आज जो बात कही जा रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अभी हमारे त्यागी साहब अर्ज कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सच है कि मीडिया जब कोई काम होता है, इनिशियल स्टेज पर होता है, तो मीडिया ब्लेम करता है। लेकिन मीडिया का ब्लेम का एक तरीका होता है। मीडिया अगर आपने कनिका कपूर की मिसाल दी, तो कनिका कपूर के केस में मीडिया एक इंडिविजुअल को ब्लेम करता है। मीडिया किसी जमात को, किसी तबलीग को, किसी संस्था को या उसके धर्म को टारगेट नहीं करता। लेकिन अगर आप तबलीगी जमात को देखेंगे तो तबलीगी जमात में उनके धर्म को, उनकी जाति को, उनके काम को, उनके मरकज को, उनकी संस्था को टारगेट किया गया। आप कहें कि साहब एक तस्वीर बना दी गई, तस्वीर हम कह रहे हैं कि बनाई गई है, लेकिन तस्वीर के दो रुख होते हैं। एक रुख होता है जो हमारे गैर मुस्लिमीन हजरात जो कोई जुर्म करते हैं उनके साथ होता है, और एक तस्वीर जो खुली तस्वीर होती है जब कोई मुसलमान किसी जुर्म में मुलव्विस होता है तो उसके साथ उसकी सामने आती है। हमारा यह कहना है कि उन वाकयात का, आपको पता होगा कि कोरोना काल में जो वाकयात मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट के नाम पर किए गए, एक एमपी या गोया के राजस्थान या एमपी में शायद एक महिला जिसको दाखिला नहीं दिया गया एडमिशन के अंदर और उसकी जान चली गई, हॉस्पिटल के अंदर वो नहीं जा पाई, उसको एडमिशन नहीं मिला और उसकी जान चली गई। कहीं पर मुसलमानों के साथ जब्र होता है, पुलिस छापे मारती है, तबलीग के नाम पर उनको गिरफ्तार करती है। तो आप इस तरीके की अगर बातें करें कि सिर्फ टेलीविजन पर बैठकर कि कोई अन्याय नहीं होता है और किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता है, तो ये ख्याली और किताबी बातें हैं साहब। आप जमीन पर आइए और आप देखिए कि हकीकत क्या है। तबलीग के नाम पर जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा किया गया, और मुजीबुर रहमान साहब यहां पर बैठे हैं, मैंने रोजे अव्वल से इस बात को कहा है कि तबलीग के नाम पर और कोरोना के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया है, और उसका नतीजा यह है कि जैसे पहले के 1 साल और 2 साल और 3 साल और 10 साल के बाद फिर मुसलमान बेकसूर साबित होता है, आज भी यही हुआ कि हम बेकसूर थे, बेकसूर हैं। लेकिन हमारे कसूर के नाम पर कहीं ना कहीं जिन लोगों को खुश करने का मकसद होता है, सरकारें उनको खुश करने में, खुश होने में कामयाब होती हैं। और आप देखें कि कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर, कहीं पर इलाज के नाम पर, कहीं पर जात के नाम पर, कहीं पर मजहब के नाम पर, कहीं मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं। त्यागी कुछ इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं, मैं उनके पास आ रहा हूं, थोड़ा आपको रोकूंगा। मौलाना सुफियान निजामी जी, शिवम कहिए। मैं सबसे पहले इनको कहना चाहता हूं कि जब ये बार बार इसमें हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उन पर 20-20, 25-25 साल केसेस चलाए जाते हैं, उनको बरी कर दिया जाता है। अगर यहां पर अगर आप यहां पर मुसलमानों का नाम स्पेसिफिकली ना कहते, ये कहते कि गरीब मजलूम के खिलाफ इस तरह की चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं मैं फिर भी मान लेता। और जो आप ये कहते हैं कि टारगेट किया जाता है, कहां टारगेट नहीं किया? क्या हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जाता? क्या हिंदुओं को टारगेट नहीं किया गया आज तक इस देश में? क्या कार सेवकों को नहीं जलाया गया? क्या लखनऊ में गोलियां नहीं चली? क्या इसके अलावा अयोध्या में टारगेट करके हिंदुओं को और कार सेवकों को नहीं मारा गया? तब आप कहां रहते हैं? और दूसरी बात, मैं सिर्फ एक और चीज कहना चाहता हूं, जब आपने कहा कि हम तो करते ही नहीं है, हम तो बर्बाद, मैं नहीं कहना चाहता कि कोई भी, ना कहता हूं ना मानता हूं कि सब मुसलमान बुरे हैं या गलत है या सब हिंदू अच्छे हैं, लेकिन वो तस्वीर आप भूल गए क्या? इंदौर में किस तरह से पत्थरबाजी हुई थी, वहां पर डॉक्टरों को किस तरह से मारा पीटा गया था, मोहल्लों में घुसने नहीं दिया गया था, डॉक्टरों के सर फोड़ दिए गए थे। वो तस्वीरें आपको याद नहीं है? मैंने तो नहीं कहा कि वो मुसलमानों ने किया, मैं तो कहता हूं जिसने भी किया गलत किया, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है। लेकिन हाँ, आप इसको कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि कनिका कपूर के केस में उसके धर्म को नहीं कहा गया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वहां पर उस पार्टी में चाहे बीजेपी के लोग थे, चाहे कांग्रेस के लोग थे, तमाम लोगों के ऊपर मीडिया ने कम से कम 10 दिन कवरेज किया। वहां पर तो सभी थे ना। तबलीगी जो एक जमात थी, वो खास तौर पर एक धर्म से संबंधित एक, लेकिन शिवम त्यागी, हमने ये भी देखा है कि कैसे इस पूरे मामले के बाद किस तरह से मोहल्लों में सब्जी बेचने वालों के साथ उसका नाम पूछकर उसे परेशान किया जाने लगा कि भाई ये मुसलमान है तो उसको कोरोना होगा, इस तरह की बातें सामने आने लगी। अभी मुजीबुर रहमान कुछ कहना चाहते हैं। मुजीबुर रहमान, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? मुजीब साहब, वही मैं इसी चीज मुजीबुर रहमान साहब, हाँ, जो शिवम त्यागी जी ने पहले बात कही कि एग्जैगरेट किया गया मीडिया पे और सोशल मीडिया पे अपना किसी पॉलिटिकल गेन के लिए लोगों ने किया होगा, मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। वो पॉलिटिकल गेन किसी और के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी पार्टी का एक एजेंडा था जिसकी वजह से वो चीजों को एग्जैगरेट किया गया। अभी इन्होंने वाकया बताया हमें इंदौर का कि किस तरीके से पत्थरबाजी की गई, क्योंकि वहां पर मुसलमान इन्वॉल्व थे। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सूरत में एक हिंदू लेडी डॉक्टर का एक हिंदू आदमी ने कैसे कपड़े फाड़े, क्योंकि वो कोरोना ला सकती थी उनकी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वो डॉक्टर थी, पेशेंट के टच में आ सकती थी। इन्होंने ये नहीं बताया कि मेरठ में ही एक हिंदू डॉक्टर को दूसरे
उनके जो पड़ोसी हिंदू थे उन्होंने किस तरीके से पीटा के वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, क्योंकि वो कोरोना हॉस्पिटल जाके सोसाइटी में वापस आता था। मैंने यही शिवम आपको मैंने मौका दिया था बारी बारी से, प्लीज मैं आपके पास आऊंगा। आपका ये शिवम मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा जी। मुजीबुर रहमान साहब जी, मैं बात पूरी कर रहा हूँ 2 सेकंड में। अगर इनका एजेंडा नहीं होता तो ये सिर्फ इंदौर की बात नहीं कहते, बल्कि ये इनका एजेंडा था जो इन्होंने चलाया, जो इन्होंने एग्जैगरेट किया मीडिया, सोशल मीडिया पे ओपिनियन बनाने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए। जी शिवम आप बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुनिए, मैंने स्टार्ट नहीं किया, मुझसे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने खास तौर पर इस बात को कहा। जब आप कहते हैं कि मैंने इंदौर का वाकया गिनाया, मैंने कनिका कपूर का भी वाकया गिनाया। मैं कहता हूं आप मेरठ छोड़िए, गुजरात छोड़िए, सब जगह की बात कीजिए। मैंने नहीं कहा कि वो मुस्लिम है, मैंने अभी भी यही कहा जब मुझे बोलने का मौका मिला कि वो गलत इंसान थे जिन्होंने ऐसे पत्थरबाजी की। लेकिन यह मत कहिए जब आप इस तरह से कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया गया, कहीं ना कहीं आप इस देश की अदालतों को नहीं मानते। सेलेक्टिव एमनेशिया आपको तब हो जाता है जब आप कहते हैं, कई केसेस में आप कहते हैं कि हम अदालत को मानते हैं, कई में कहते हैं नहीं मानते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे कोई भी हो, अगर आपका केस यहां पर इस देश की अदालत में जाता है या फिर किसी के भी सामने जाता है तो वहां पर धर्म देखकर किसी को भी डिसाइड नहीं किया जाता। और दूसरी बात, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि चाहे वो कनिका कपूर हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो तबलीगी हो, अगर किसी ने भी गलती की है तो उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, इन्वेस्टिगेशंस भी हुई हैं, तमाम तरह की चीजें हुई हैं। अभी जैसे तबलीगी की ही बात कर रहे हैं, कुछ लोगों पर 36 लोगों पर आरोप तय भी हुए हैं, 8 लोगों को बरी भी किया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप बार बार मुझे कह रहे हैं कि धर्म से जोड़ा गया, धर्म से जोड़ा गया, धर्म से जोड़ा गया, तो मैं भी आपको 4 एग्जांपल्स ये दे रहा हूं कि धर्म की बात नहीं है यहां पर बात। इनिशियल डेज में जिस तरह से चीजों को एग्जैजरेट किया गया, और एंकर साहब ने एक चीज और कही थी कि मौलाना सुफियान निजामी साहब, अब आपके पास फिर से एक बार मैं आ रहा हूं। शिवम का ये कहना है कि धर्म का नाम बार बार आप ले रहे हैं, आपने इसमें पहले मुसलमान या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कोर्ट के सामने कोई धर्म नहीं है, बल्कि कोर्ट के सामने एक मामला है, एक आरोप है, एक इल्जाम है और उसके जवाब में सफाई है। सुफियान साहब, सुफियान साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मुजीबुर रहमान साहब बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा कि किसी का धर्म जाति नहीं देखी गई। मैं पूछना चाहता हूं, विश्व त्यागी जी इधर बैठे हुए हैं, कालका जी मंदिर में 18 मार्च को नवरात्रि मनाया गया था, जिसको मेनस्ट्रीम मीडिया ने कवर भी किया था, लाइव दिखाया था। कौन सी एफआईआर हुई ये बताइए? 18 मार्च की बात है ये, जबकि गैदरिंग मना हो चुकी थी इस तरीके से। कालका जी मंदिर दिल्ली में नवरात्रि मनाया जाता है। जी नहीं, देखिए बात यहां पर यह है मुजीबुर रहमान साहब, शिवम त्यागी साहब, मेरा सवाल इस बात को लेकर सिर्फ है कि जिस तरह से पूरा पोर्ट्रे हुआ, क्या आपने ये महसूस नहीं किया तकरीबन महीनों जो है वो अखबारों की सुर्खियां बनी रही, लेकिन अब जब ये मामले आ रहे हैं, अब जब ऐसे केसेस आ रहे हैं कि नहीं उनको रिहा किया जा रहा है, उन पर केसेस, उनके इल्जामात के जवाब में सबूत नहीं पेश किए जा सक रहे हैं, तो इसको लेकर चर्चा बहुत कम होती है। ठीक है ना, ये अलग बात है। हमने हर वक्त पे हर तरह की इश्यूज को हम आपके सामने, नाज़रीन के सामने लाते रहे हैं। सुफियान निजामी साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुफियान निजामी साहब को मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आवाज मिल रही है जी। सुफियान साहब, शिवम त्यागी का कहना है कि हर बात में हिंदू मुस्लिम जो है वो नहीं किया जाए। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि इस डिबेट में आपने ऐसे अल्फाज पहले इस्तेमाल किए, कोर्ट के सामने ये मामलात बिल्कुल वैसे ही है, वो सिर्फ एक कोई इंसान है जिसके खिलाफ कोई आरोप लगा होता है, कोर्ट फैसला सुनाती है। तो क्यों आपको सुफियान साहब ऐसा लगता है कि मुसलमानों को तबलीगी जमात के नाम पर उस बहाने से टारगेट किया गया? देखिए, मौलाना कय्यूम साहब को आप जानते होंगे, जहां यहाँ मेरे ख्याल से त्यागी साहब नहीं जानते होंगे। सहारनपुर की वो शख्सियत थी जिनको तकरीबन 12 या 13 साल जेल में रहना पड़ा, और सिर्फ इसलिए रहना पड़ा कि उनके ऊपर इल्ज़ामात ये आयद किए गए थे कि वो एक दहशतगर्द तंजीम से जुड़े हुए हैं। निसारुद्दीन एक साहब थे कश्मीर के, वो 23 साल जेल में रहे, और 23 साल के बाद उनके ऊपर जो इल्ज़ामात पुलिस की तरफ से आयद किए गए थे कि आप टेररिस्ट हैं, वो बिल्कुल फॉल्स निकले, झूठे निकले, और उनको कोर्ट ने बरी किया। इसके अलावा महाराष्ट्र के एक साहब थे, जावेद खान या कुछ ऐसे ही नाम था, वो तकरीबन 4 साल जेल में रहे। इसी तरीके की आप हर स्टेट में आप देख सकते हैं, थाने पर देख सकते हैं कि किस तरीके के इल्जामात में आपको पकड़ा जाता है, आप पर इल्जामात आयद किए जाते हैं, आपको पोटा के तहत कार्रवाई
कार्रवाई की जाती है और न जाने कितने भी जो कानून बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर उसका इम्प्लीमेंट 99% किया जाता है। 1% अगर किया जाता होगा तो पिछड़ी जातियों पर और जो इस तरीके के दलित समाज के लोग हैं उन पर किया जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 95 से 99% तक वो पूरा डेटा मौजूद है। जेलों के अंदर की तादाद देख लें, क्या आप देखें जेलों के अंदर किसकी तादाद ज्यादा है। तो ये इस बात का, क्या मुसलमान इस मुल्क के अंदर सिर्फ टेररिस्ट है? क्या मुसलमान इस मुल्क के अंदर सिर्फ दंगा और फसाद करता है? क्या मुसलमान इस मुल्क के अंदर सिर्फ डाका जनी, चोरी और चमारी और यही सब काम करता है? इस तरीके की अगर आइडियोलॉजी आपने कहीं रखी है, चाहे वो पुलिस के अफसरान हो, चाहे वो IAS अफसरान हो, जो सिर्फ एक नजरिए को पसे मंजर में रखकर काम करते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि साहब आप अगर इस तरीके की विचारधारा रखते हैं तो ये गलत है, इस तरह से मुल्क में कोई वाकया पेश नहीं आता है। तो ये देखिए, ये आप सिर्फ टीवी डिबेट पर बैठकर किसी को अगर आप चाहते हैं कि उसको नासमझी की बुनियाद पर उनको ये सब बातें रख दे और वो मान ले, तो मैं समझता हूं कि वो शख्स मानेगा। बाकी हजरात जिनको मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है, मैं फाइनल कमेंट के लिए आप तीनों के पास आ रहा हूं। मौजू आज यही है कि महीनों एक खास तबके के बारे में ऐसी बातें कहना और अब कोर्ट का फैसला एक के बाद एक ये आ रहा है कि सबूत नहीं है, इन्हें रिहा किया जाता है। फाइनल कमेंट चाहता हूं 40 सेकंड में, शिवम त्यागी। देखिए, सबसे पहले मेरे से जो पहले स्पीकर बोले उन्होंने किस तरह से वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, फाइनल कमेंट जो कहना है कि 40 सेकंड में जो काम कहा जाता है वो मुस्लिम्स को कहा जाता। हाँ, मैं सिर्फ उतना कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा फिर से बैठकर टीवी पर इन्होंने अभी फैलाया वो कहीं ना कहीं झूठ है। पुलिस जब किसी के पास जाती है तो वो किसी का जाति धर्म संप्रदाय नहीं पूछती। कोई अगर गोली चला रहा है तो चाहे वो पंडित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ऊंच जाति का हो, नीच जाति का हो, जिस जात कोई नीच होती नहीं, चाहे वो मुसलमान है, कोई भी है, सबको बराबर कोर्ट के सामने इस तरह से एक इंसान के तहत पेश किया जाता है। हाँ, मुझे लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से जितना इनके दिमाग में इस तरह की चीजें भरी हुई हैं, उस पर मैं कहना चाहता हूं बेहतर होगा कि आप एक काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स उठाकर पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे उसमें कौन। चलिए 40 सेकंड मुजीबुर रहमान, 40 सेकंड फाइनल कमेंट। कि मुस्लिम्स को दिक्कत होती है, दलितों को मुजीबुर रहमान बेहद ही असलियत से परे जी। भाई देखिए, जो प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाना था वो झूठ के ऊपर इनकी सारी फिलॉसफी तय है और उसका उन्होंने पूरा क्रेडिट लिया और पूरे जिस तरीके से वाइप आउट किया रियल इश्यूज को, वो इनका एजेंडा मेन था, वो हो गया। अब कोर्ट बरी करे नहीं करे इनको इतना कंसर्न नहीं है उस चीज से। इन्होंने सवाल किया, पुलिस जब जाती है धर्म जाति नहीं पूछती है। अभी दिल्ली दंगों में CA NRC के साथ में लोगों के साथ क्या हो रहा है? पुलिस कैमरा तोड़ती दिखाई दे रही है, सबूत मिटा रही है। कौन से पुलिस वाले के ऊपर अभी तक एक्शन हुआ? कौन सी FIR हुई पुलिस वाले के ऊपर? कौन सा पुलिस वाला सस्पेंड हुआ? क्या बात करते हैं ये? 40 सेकंड क्या 40 सेकंड मुझे और मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। मैं सुफियान साहब फाइनल कमेंट। सुफियान साहब। नहीं, देखिए, मैंने शुरू में जो बात अर्ज की है मैं वही बात कर रहा हूं कि इनका अपना एक एजेंडा है, इसी तरीके की हम डिबेट करते रहेंगे। देखिए, जब किसी को बदनाम करना होता है तो हर चैनल के प्राइम टाइम पर ये डिबेट होती हैं और जमात और मजहब और इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर न जाने कितने टाइटल बनाए जाते हैं और 1 घंटे की डिबेट का मकसद ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी को बदनाम किया जाए। लेकिन जब कोई बाइज्जत बरी होता है तो आप एक चैनल पर, वाहिद आपका चैनल है, और किसी चैनल पर बता दीजिए कि इस तरीके की कोई डिबेट किसी ने मुनाकिद की हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का और आप नाज़रीन का भी हमारे साथ इस खास मौजू पर बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। मैं बधाई देना चाहता हूं मुंबई हाई कोर्ट का। कोविड जमात ने नहीं फैलाया,